नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रैक यूपीएससी विदर्भ में। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो है ब्रीफ हिस्ट्री है एलजीबीटीक्यूआईए की इंडिया में उनके राइट्स और उनके लिए जो लॉज है उनको उनके साथ कैसे एंशियंट टाइम मेडिवल टाइम्स में और फिर प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस में कैसे डील किया गया, उनके लिए क्या लॉज थे एंशियंट टाइम से आज तक के जो सिनेरियो में हम देखेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो बेसिकली क्यों हमने ये टॉपिक चूज़ किया है, क्योंकि काफ़ी जो डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग हैं या जेंडर आइडेंटिटी जो जिनकी मतलब जो कन्वेंशनल कंसीडर की जाती थी कि मेल और फीमेल उससे अलग है, तो उनके साथ क्या है डिस्क्रिमिनेशन होती है, सोशल स्टिग्मा है या फिर उनके साथ बुलिंग होती है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में क्या है नेशनल मेडिकल कमीशन ने क्या है डायरेक्टिव्स निकाले हैं स्टेट मेडिकल काउंसिल के लिए कि वो उन्होंने जो कन्वर्जन थेरेपी है उसको बैन किया है और उसे एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के रूप में कहा है। और ये एक वेलकमिंग स्टेप है और ये इंडिया में एक जो कन्वर्जन थेरेपी है या कहीं और भी किसी और कंट्री में भी है जो भी है, लेकिन इंडिया में इसको अब मेडिकल काउंसिल ने कमीशन ने इसको बैन किया है। तो अगर कोई जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है या प्रोफेशनल है वो इन गाइडलाइंस का ब्रीच करता है तो स्टेट बॉडीज उसके अगेंस्ट क्या है अम्पावर्ड है डिसीजन लेने के लिए या उसके अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने के लिए। तो जो हम कन्वर्जन थेरेपी क्या है वो देखते हैं। बेसिकली इसको रिपेरेटिव थेरेपी भी बोलते हैं और इट इज़ एन इंटरवेंशन। ये एक ऐसा इंटरवेंशन है जो कि जिसका एम है कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जेंडर आइडेंटिटी किसी इंडिविजुअल की उसको चेंज करना। तो अगर मेंबर है कोई लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स और असेक्सुअल ऐसी किसी सेक्सुअल ओरिएंटेशन से बिलोंग करता है, तो उसको ऑफ़न क्या होता है कि वो कन्वर्जन थेरेपी या रिपेरेटिव थेरेपी उन पे जब वो यंग होते हैं उन पे फ़ोर्सफुली ट्राई की जाती है ताकि उनकी जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है या जेंडर आइडेंटिटी है वो बाय फ़ोर्स चेंज की जाए। तो थेरेपी का मतलब क्या है कि ये कोई साइकेट्रिक ट्रीटमेंट भी हो सकता है या फिर साइकोसोमैटिक ड्रग हो सकती है, इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी हो सकती है, एक्सोर्सिज्म हो सकती है, जादू-टोना हो सकता है या फिर वायलेंस भी हो सकता है। तो ये जो इंटरवेंशंस है अंडर कन्वर्जन थेरेपी, बेसिकली इसका बेसिक प्रीमाइस क्या है कि वो जो ये जो होमोसेक्सुअलिटी है ये बेसिकली पैथोलॉजिकली फैली हुई डिजीज़ है बेसिकली। तो ये बेसिकली फॉल्स प्रीमाइस है और उस बेस पे अगर इसको होमोसेक्सुअलिटी को एक बीमारी के तौर पे बोलते हैं और फिर इसका इलाज या इसका जो मेडिकेशन है उसको भी सीख करते हैं और उसी चीज़ को अभी नेशनल मेडिकल कमीशन ने बैन किया हुआ है। तो कन्वर्जन थेरेपी अगर हम और देखें तो ये बेसिकली क्या है, ये रिस्क कॉज करता है और मेंटल हेल्थ के लिए जो कि डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन से एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए एंजाइटी है, स्ट्रेस है। और फिर ड्रग यूज़ जो है उससे क्या कई बार सुइसाइड और ऐसी चीज़ें भी हो जाती है। तो ऑफन जो ये थेरेपी है वो बेसिकली वही ट्राई करते हैं जिनको बहुत कम एक्सपर्टीज़ है या फिर ऐसी चीज़ों से डील करने में। फिर नेशनल मेडिकल जो कमीशन है उसने मद्रास हाई कोर्ट के जो डायरेक्टिव्स उसने मद्रास हाई कोर्ट ने उसके खुद के ऑर्डर में रूलिंग्स में जो दिए थे उस उनको ही फॉलो करके बेसिकली ये जो कन्वर्जन थेरेपी को है उसको गलत बताया है और बैन किया है। तो मद्रास हाई कोर्ट के क्या की हाईलाइट जो रूलिंग्स के वर्डिक्ट के क्या हाईलाइट थे उसको हम यहाँ देखेंगे। सो वर्डिक्ट में मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा, बेसिकली ये जो जजमेंट है ये 7 जून 2021 की है। जस्टिस एन आनंद वेंकटेश ने जो मद्रास हाई कोर्ट के जज है वो उन्होंने ये लैंडमार्क रूलिंग पास की। ये बेसिकली सेक्स का कपल था जिसने कि पुलिस प्रोटेक्शन मांगी थी अपने पेरेंट्स से बचने के लिए कि वो पेरेंट्स उनका फोर्सफुल कन्वर्जन या ऐसा कुछ चीज़ें कर रही है उनके साथ। तो बैन ऑर्डर में क्या कहा कि रूलिंग प्रोहिबिटेड एनी attempt to medically cure to change sexual orientation of LGBTQI community or people. It urged authority to take action against professional involving themselves in any form or method of conversion therapy. तो बेसिकली इस जो ऑर्डर ने है जो हाई कोर्ट के ऑर्डर ने है ऐसे प्रोफेशनल जो इन्वॉल्व करते हैं ऐसी थेरेपी कन्वर्जन थेरेपी में उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का वो ऑर्डर किए हैं और उनका लाइसेंस विड्रॉल के भी बात इंक्लूड की है। तो राइट टू लाइफ जस्टिस वेंकटेश ने क्या कहा कि उनकी गाइडलाइंस में कि पुलिस हो, एक्टिविस्ट हो, यूनियन और स्टेट सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्रीज हो, नेशनल मेडिकल कमीशन हो को इंश्योर करनी चाहिए सेफ्टी और सिक्योरिटी टू
चूज़ टू लीड अ लाइफ चूज़न बाय देम। अब किसी ने कोई लाइफ चूज़ किया या कोई जेंडर पर्टिकुलर वो जो उसकी खुद की ओरिएंटेशन है, खुद की फीलिंग्स है, वो पर्टिकुलर पर्सन जो चूज़ करता है, उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी तय करना जो जो कि है, वो पुलिस का या यूनियन गवर्नमेंट का जो सोशल और वेलफेयर मिनिस्ट्रीज़ है, उन सब का, नेशनल मेडिकल कमीशन का ये जिम्मेदारी है। फिर जो है क्लोज पेंडिंग केसेस, सो मद्रास हाई कोर्ट डायरेक्टेड पुलिस फॉर एग्जांपल टू क्लोज कंप्लेंट ऑफ मिसिंग पर्सन। कोई ऐसी कंप्लेंट है मिसिंग पर्सन की, विदाउट सब्जेक्टिंग देम फॉर हरासमेंट, इट फाउंड दैट इन इन्वेस्टिगेशन दैट द पार्टीज वर कंसेंटिंग अडल्ट्स बिलोंगिंग टू एलजीबीटी कम्युनिटी। तो ऐसी कोई कंप्लेंट है जहाँ की मिसिंग पर्सन की कंप्लेंट है और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि वो कंसेंटिंग अडल्ट है जो कि एलजीबीटी क्यूआई कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और वो बेसिकली अपने घर से भाग के कहीं और जाके सेटल हुए हैं और अपनी मर्ज़ी से सेटल हुए हैं, तो ऐसी सारी कंप्लेंट स्क्रैप होनी चाहिए, मतलब वो हटा देनी चाहिए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। फिर लिस्ट ऑफ एनजीओज दैट कोर्ट आस्क दैट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट टू ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ एनजीओ, ऐसे एनजीओ की लिस्ट बनाओ और ग्रुप एक्टिविस्ट है जो कि ऐसे इश्यूज़ को, ऐसी कम्युनिटी जो फेस करती है ऐसी इश्यूज़ को हैंडल करें। तो लीगल असिस्टेंस मिले, कोर्ट ने कहा कि ऐसी कम्युनिटी को लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड कर किया जाना चाहिए। जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, जो हमारा नालसा है, नालसा एक्ट है, उसके अंदर फिर स्टेट लेवल की लीगल सर्विस अथॉरिटी है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी है। ये बेसिकली जो आर्टिकल 39 बी है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये अथॉरिटीज़ बनाई गई है, एक लॉ पास किया गया, उसके अंदर ये अथॉरिटीज़ को ऐसी लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करने की अथॉरिटी है। फिर सेंसिटाइजेशन, आस्किंग एजेंसी टू फॉलो द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019, उसको लेटर और स्पिरिट में उसके जो लिखा है उसकी लेटर टू लेटर उसकी स्पिरिट जो है उसको अप्लाई करने का है, उसको फॉलो करना चाहिए जो जितनी भी एजेंसीज़ है। और द कोर्ट सेड दैट इट वाज इम्पेरेटिव टू होल्ड सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम फॉर एन ऑल आउट एफर्ट टू अंडरस्टैंड द कम्युनिटी। तो ऐसे एफर्ट किए जाने चाहिए ताकि ये जो जेंडर्स और ओरिएंटेशन के लिए जो मिथ्स है उनको बस्ट किया जाए, लोगों को जो उस जेंडर सेंसिटाइजेशन हो उसके बारे में ज्ञान हो, चाहे स्कूलों से शुरू करें, कॉलेज स्कूलों में इस चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाए, सिखाया जाए। तो हमारा जो नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट की क्या रूलिंग है इस पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये होमोसेक्सुअलिटी का जो डिक्रिमिनलाइजिंग होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया 2018 में, सेक्शन 3377 जो इंडियन पेनल कोड में था। नोटिस इज ऑल्सो अ स्मॉल मूव टुवर्ड द इंक्लूसिविटी। तो बेसिकली जो सेक्शन 377 था उसको होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज करता था, आईपीसी का जो धारा है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या है डिक्रिमिनलाइज किया। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था 2018 का, इसमें 5 जजेस की बेंच ने जो सेक्शन 377 को आईपीसी का उसको बेसिकली स्ट्रक डाउन किया और अलाउ किया कि एलजीबीटी जो है इंडिविजुअल है वो कंसेंसुअल इंटरकोर्स विदाउट फियर और इम्प्रिजनमेंट, फियर ऑफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब इंटरकोर्स, कंसेंसुअल इंटरकोर्स वो लोग कर सकते हैं जो कि एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी से है। इसको अननेचुरल सेक्स बोलते हैं जो कि अगेंस्ट द नेचर है। तो ऐसे जो अगेंस्ट द नेचर जो सेक्स था या इंटरकोर्स था उसको बेसिकली पहले क्रिमिनलाइज किया हुआ था, तो उसको डिक्रिमिनलाइज किया अंडर सेक्शन आईपीसी 377 आईपीसी की जो धारा है। तो बट दिस वाजंट ऑलवेज द केस, जस्ट 30 ईयर बिफोर द सेम इंडिया नाउ अलाउज पीपल टू टेक लवर्स ऑफ द सेम सेक्स वाज इंडिया दैट प्रोसिक्यूटेड ओनली ओपनली गे पीपल। तो पहले 30 साल पहले जो गे लोग थे उनको इतनी फ्रीडम नहीं थी जितनी कि आज है कि वो सेम सेक्स के कपल वो वो क्या बोलते हैं इंटरकोर्स कर सकते हैं या कुछ और फ्रीली मूव कर सकते हैं। वो 30 साल पहले ओपनली उनको प्रोसिक्यूट किया जाता था। तो कैसे ये ट्रांजिशन हुई, मतलब पास्ट से अभी तक। तो अगर व्हाट वाज द सिचुएशन इन एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया ऑफ होमोसेक्सुअलिटी की एंशिएंट और मेडिवल टाइम्स में क्या सिचुएशन थी हमारे इंडिया में। तो कामासूत्रा है, जो कामासूत्र वो बत्स्याना ने लिखी है, होमोसेक्सुअलिटी उसमें डिटेल में दिया हुआ है और इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि मैन हु हैव सेक्स विद मैन और वुमेन हु हैव सेक्स विद वुमेन ऑलवेज एज वेल एज बाइसेक्सुअल ट्रांसजेंडर पर्सन एंड इंटरसेक्स पर्सन, उन चीज़ों के उनके उन इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है होमोसेक्सुअलिटी को क्या चीज़ है। फिर जो संगम लिटरेचर है 3rd BC to 4th AD उसके बीच लिखा गया है, तो इसमें मैन टू मैन रिलेशनशिप और ट्रांसजेंडर पर्सन के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है।
फिर मनुस्मृति एक ऐसी चीज़ है जिसको काफ़ी लोग आज के प्रेजेंट डे में अपोज करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ही कास्ट बेस पे और जेंडर बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करता है। वैसे ही वो ये जेंडर जो होमोसेक्सुअलिटी है उसके भी अगेंस्ट है। तो फॉर एग्जांपल उसमें पनिशमेंट लिखी गई है, लाइक शेविंग ऑफ हेड, द हेड ऑफ वुमेन, और कटिंग ऑफ हर फिंगर, उनकी अंगूठियाँ काट देना, उसको हेड शेव कर देना। ऐसे सोशल स्टिग्मा बेसिकली मनुस्मृति में लिखा हुआ है, पनिशमेंट लिखी हुई है, जो कि लेस्बियन इंटरकोर्स में एंगेज करता है या पार्टिसिपेट करता है। सो द वॉल्स ऑफ एंशियंट आर्किटेक्चर ऑफ द सेकंड सोर्स। फिर जो टेम्पल है खजुराहो में, उसमें भी सेम सेक्स डिपिक्ट किया हुआ है। उसमें बेसिकली जो सेम सेक्स, बाइसेक्सुअल ऐसे एक्ट, जो अननेचुरल इंटरकोर्स बोला जाता है, वो एंशियंट आर्किटेक्चर खजुराहो का जो टेम्पल का आर्किटेक्चर है उसमें ये चीज़ देखने को मिलती है। तो मतलब उसमें उस टाइम भी सेम सेक्स और ये सब चीज़ें होती थी और लोग एक्सपीरियंस करते थे, और मे भी शायद इससे अच्छी फ्रीडम हो जो आज या कुछ सालों पहले होती थी। उस टाइम पे ज़्यादा फ्रीडम होती हो। और फिर मनुस्मृति ने काफ़ी चीज़ें चेंज की, फिर धीरे धीरे चीज़ें इवॉल्व हुई और बहुत स्टिग्मेटाइज्ड जो सोशल इंस्टीट्यूशन बन गए हमारे कंट्री में। तो ये हमारा जो एंशियंट और मेडिवल था। फिर मुगल में रूल में भी अननेचुरल इंटरकोर्स जो है वो प्रोहिबिटेड था। उनके अगेंस्ट फतवा, अलामगिरी, ऐसी सब चीज़ें, जो यूनिफाइड कोड ऑफ गाइडेंस था बेस्ड ऑन शरिया लॉ, वो पनिशमेंट उनके लिए होमोसेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए लिखी गई है शरिया लॉ में। तो जो ये मेडिवल और एंशियंट में है, एंशियंट में काफ़ी डिटेल में जो कामासूत्र है बत्स्याना का, और फिर संगम लिटरेचर, उसमें काफ़ी डिटेल में इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है डिटेल में। लेकिन फिर मनुस्मृति ने इसको पनिश किया, कि इसको अगेंस्ट द नेचर कहा और इसके लिए पनिशमेंट डिस्क्राइब की। फिर अगर हम आर्किटेक्चर में देखें तो खजुराहो के टेम्पल में ये सब विजिबल होता है। तो ये दर्शाता है कि होमोसेक्सुअलिटी पहले भी ओपनली होती थी। तो अगर हम देखें प्री इंडिपेंडेंस देखें LGBTQ का, तो सेक्शन जो 377 है IPC का, उसको कोडिफाइड किया गया, और ये अननेचुरल ऑफेंसेस के को डील करता था। जो whoever voluntarily has कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर, कोई किसी का भी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर इंटरकोर्स करता है, उसको बेसिकली इस सेक्शन के अंडर पनिश किया जाता था। तो इस सेक्शन 377 का जो टेक्स्ट है, IPC का जो 377 सेक्शन है, वो डेलिबरेटली ऐसा वेग है या उतना क्लियरली डिफाइन नहीं है कि केस टू केस बेसिस पे अप्लाई होता था। तो कार्नल रिलेशनशिप अगेंस्ट ऑर्डर एक्सटेंडेड टू गे, लेस्बियन, बायोसेक्सुअल, ट्रांस रिलेशनशिप एंड एज वेल एज एक्ट्स लाइक बेस्टिलिटी और सोडोमी। तो ये जो मतलब जो ये सोडोमी है, जो कि एक बेसिकली एक क्राइम है, उसके साथ साथ जो कॉन्सेंसुअल इंटरकोर्स हो रहा था लेस्बियन और बाइसेक्सुअल के बीच में सॉरी, उसको भी क्रिमिनलाइज कर दिया। तो सेक्शन 377 और अदर होमोसेक्सुअलिटी लॉ इंडिया में, प्रोडक्ट ऑफ माइंड दैट वर डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेक्स इज सिन, स्टांस ऑफ द क्रिश्चियन बाइबल। तो क्रिश्चियन बाइबल में सेक्स को सिन की तरह देखा गया, तो उसी स्टांस पे ये सेक्शन 377 ऑफ IPC को भी बेसिकली बनाया गया या टेक्स्ट उसका लिखा गया। Even in the just prior to independence, being outspoken about unnatural sexuality was often met with harsh consequences. तो अगर इवन अननेचुरल सेक्सुअलिटी के बारे में कोई ओपनली सपोर्ट में बात करता था, उसको भी कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते थे। तो अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस देखें, पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या हुआ कि सेक्शन 377 कंटिन्यू रहा। फिर 1987 का एक एग्जांपल है जिसमें पुलिस ऑफिसर लीला और उर्मिला मध्य प्रदेश में उनको सैक किया गया लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा, क्योंकि उन्होंने जो लेस्बियन कपल, एज ए लेस्बियन कपल, वो सेम सेक्स मैरिज की। उस वजह से उनको सेक किया गया जॉब से, क्योंकि वो पुलिस के जॉब में थे दोनों। फिर राइज हुआ HIV एड्स लार्जली in a gay community, demand a better outreach program to limit the spread of the disease। तो गे लोगों में जो HIV और एड्स ज़्यादा फैलने लगा, वो फिर उसकी डिमांड हुई कि उसको रोकने के लिए कोई स्प्रेड रोकने की, डिजीज़ को रोकने के लिए कोई प्रोग्राम हो। फिर 2001 में नाज फाउंडेशन है, एक NGO है नाज फाउंडेशन, वो विद HIV पॉजिटिव जो पेशेंट थे और पेशेंट एंड सेक्सुअल हेल्थ फाइल्ड ए पेटिशन, PIL फाइल की उन्होंने, चैलेंजिंग क्लॉज एज वायलेंस ऑफ फंडामेंटल राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो ये वायलेंस होता है सेम सेक्स या HIV पॉजिटिव लोगों के साथ, वो बेसिकली फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, जो
इंडिविजुअल है जिसके साथ वायलेंस हो रहा है या कोई और है। 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने नाज फाउंडेशन वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली की जो केस था उसमें सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और स्ट्रक डाउन किया, और जजमेंट दस डिक्रिमिनलाइज होमोसेक्सुअलिटी इन इंडिया फर्स्ट टाइम। 2009 में पहली बार होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया गया। तो High Court held that the penalizing such action violated the right to privacy of person and personal liberty, and under Article 21 right to privacy personal liberty को ये violate करता है सेक्शन 377। और फिर ये right to equal treatment जो 14 में लिखा हुआ है, फिर provision of discrimination आर्टिकल 15 में है, वो सब चीज़ों को violate करता है। फिर क्या हुआ कि वर्डिक्ट जो आई है ये LGBT कम्युनिटी के राइट के लिए विक्ट्री माना गया, और फिर जो अगेंस्ट द गे राइट्स है, कैसे रिलीजियस और पॉलिटिकल सोशल ग्राउंड पे लोगों ने इस चीज़ का बेसिकली विरोध किया। फिर 2013 में सुरेश कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, दिल्ली हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसको ओवरटर्न कर दिया, और सेंटर कहा कि सेक्शन 377 वॉज और बेसिकली जब ओवरटर्न हो गया तो सेक्शन 377 है वो आईपीसी में वापस आ गया, होमोसेक्सुअलिटी फिर से क्रिमिनलाइज्ड की गई। सॉरी। फिर इस डिसीजन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुए कंट्री वाइड में। आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों ने जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट क्या है प्रोटेस्ट किए और मांग की कि होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया जाए। और उनका ही इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी मैंडेट था, मैनिफेस्टो में भी दिया था 2014 में कि वो होमोसेक्सुअलिटी को क्या है डिक्रिमिनलाइज करवाएंगे। तो आर्टिकल जो 2018 में 5 जजों की बेंच ने एक ऑर्डर पास किया कि इंडियन जो कोरियोग्राफर है नवतेज सिंह जौहर जो है और 11 और लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज की थी सेक्शन 377 की, बेसिकली उसको स्ट्रक डाउन किया सुप्रीम कोर्ट ने, और कॉन्सेंशुअल सेम सेक्स रिलेशनशिप को अलाउ किया, मतलब फिर से डिक्रिमिनलाइज कर दिया होमोसेक्सुअलिटी को। सॉरी। तो ये था बेसिकली होमोसेक्सुअलिटी के बारे में सुप्रीम कोर्ट का। तो गिवन द रिसेंट एनएमसी बैन ऑन द कन्वर्जन थेरेपी व्हाट मोर नीड्स टू बी, और क्या किया जा सकता है। penal provision taking cue from other countries like Canada, जहाँ की which banned the conversion therapy, उसने conversion therapy को बैन किया है। and should be clarity on what action will be taken against the quack and psychiatrists और डॉक्टर ऐसे जो ये सब चीज़ें करते हैं, वो जो थेरेपी करते हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन किया जाए, उसमें भी क्लैरिटी होना ज़रूरी है। चेंजेस इन करिकुलर मेडिकल जो टेक्स्ट बुक में है उस प्रिस्क्राइब किया गया कि लेस्बियनिज़म को ऐसी चीज़ों को बेसिकली पढ़ाया जाए, सब्जेक्ट में पढ़ाया जाए, और उसको ताकि वो जेंडर सेंसिटाइजेशन और जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर निकले उसको इस चीज़ के बारे में पता हो कि ये बेसिकली डिजीज़ नहीं है। तो जेंडर न्यूट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेस्ट रूम्स शुड बी कम्प्लीटली कंपल्सरी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड अदर प्लेसेस, जेंडर न्यूट्रल रेस्ट रूम होने चाहिए। Sensitization of parents, first point of misunderstanding and abuse often begins at home, and teenager being forced to opt for conversion therapy. कन्वर्जन थेरेपी बेसिकली घर से ही शुरू होती है, वो माँ बाप बच्चों को फोर्स करते हैं अगर उनको आइडिया है कि ये इसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन कुछ और है। फिर सोशल चेंजेस, फिर इंडियन इंस्टीट्यूशन एंड सोसाइटी विल हैव टू एक्नॉलेज वेरिएबिलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो जो ह्यूमन बींग्स में जो डाइवर्सिटी है उसको बेसिकली सोसाइटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सबको इक्वल रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। फिर लीगल मॉडिफिकेशन भी कुछ करनी पड़ेगी, कंटेम्पलेटेड बाय लॉज बेटर tuned to the needs of diverse community, transgender person protection of rights act 2019 has sought to do इस एक्ट के तहत काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा टॉपिक। और फिर इस पे बेस पे एक मेंस का जो आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन है कि एग्जामिन द LGBT QIA मूवमेंट इन डेवलप्ड सोसाइटीज़ एंड हाउ इट इज़ अफेक्टिंग द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन डेवलपिंग सोसाइटीज़। तो भैया कैसे मूवमेंट हुए डेवलप्ड सोसाइटी में और फिर ये कैसे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी अफेक्ट कर रहा है, तो ये आप आंसर लिख सकते हैं इस पर। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।